Good morning, everybody. In electrochemistry unit, today we have to discuss about the measurement of the electromotive force of given cell. Right? हमें जो सेल दिया गया है उसकी ईएमएफ की मेजरमेंट कैसे करें। तो ये मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए है, क्योंकि सेल जो है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर बेस्ड होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो प्रॉब्लम है कि इसकी ईएमएफ को हम मेज़र करने के लिए किसी पर्टिकुलर डिवाइस को अगर हम उपयोग में लेते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो उसका जो सॉल्यूशन है वो एक बैरियर बन जाता है। अब ये कैसे बैरियर बनता है, अर्थात कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मेजरमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कौन सी समस्याएं आती है। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आयनाइजेशन की जो रिएक्शन है, ये आयनाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में विद द इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन इट विल कंटिन्यूसली चेंजेस। इसमें लगातार परिवर्तन होगा। आपने किसी भी मेटल का साल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, से इट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, देन वी गेट द M+ and the X negative, राइट। सो विद द इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन, अब डाइल्यूशन किसके कि हमने H2O से उसको डाइल्यूशन को इंक्रीज किया। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन को विलयन को तनु करते जाएंगे तो सेल में जो आयनिक प्रोडक्ट है उसमें भी कंटिन्यूसली चेंजेस होगा। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, द अल्फा, इट विल कंटिन्यूसली चेंजेस। तो 2 मिनट पहले आपके पास में सेल की कंसंट्रेशन आयनिक क्या थी और नेक्स्ट मोमेंट पे जो सेल की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये कांस्टेंट नहीं रहती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सेल में जो कंटिन्यूस चेंजेस आयनिक कंसंट्रेशन का हो रहा है, इसी के कारण हम सेल का ईएमएफ जो है वो करेक्टली हम मेजर नहीं कर पाते। सेकंड, कि ये जो सेल रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल कहने का मतलब हुआ कि जब ये न्यूट्रल साल्ट जब कन्वर्ट होता है चार्ज स्पीसीज में, जिसे कि हम कैटाइन और एनाइन बोलते हैं, तो ये कैटाइन और एनाइन जो है वो अपोजिट चार्जेस होते हैं। अब सॉल्यूशन में इन आयनों की संख्या जो है वो काफ़ी होती है, अधिक होती है। तो ये जो अपोजिट चार्ज बॉडीज हैं ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और अट्रैक्ट करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगी वापस आपके न्यूट्रल साल्ट में, वो उदासीन लवण के अंदर वो परिवर्तित हो जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हम ये चाहते हैं कि अगर हमने 10 ग्राम अगर MX साल्ट लिया है तो उसका पूर्ण आयनन हो जाए, ठीक है, पूर्ण आयनन हो तो जाएगा, लेकिन वो जो आयन है जो आपके चार्ज स्पीसीज हैं वो अपोजिट है, इसलिए उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू द न्यूट्रल, राइट। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये सेकंड पॉइंट। नंबर थर्ड, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल इज कंपैरेटिवली हाई। ठीक है, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो अधिक होता है, एवरेज से भी ज़्यादा होता है। तो जब वो एवरेज से ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर जब आपके इंक्रीज हो डिक्रीज हो, तो जब इसके इंक्रीज और डिक्रीज होने से आपके आयनिक कंसंट्रेशन भी इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो ये एक जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ये भी एक हमारे लिए बैरियर बन जाता है। तो ये 3 रीजंस हैं, ये 3 कारण हैं कि हम किसी दिए गए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ईएमएफ मेजर तो कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में जो है वो मेजरमेंट उसका ठीक तरह से नहीं हो पाता है। अब इसके बावजूद भी हमने कुछ स्टैंडर्ड सेल को डिस्कवर किया, कुछ डिवाइस बनाए हैं,
और उस डिवाइस में सबसे पहले जो डिवाइस आता है वो है आपका स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल। ये एक डिवाइस है स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल, इसको हम कैडमियम सेल भी बोल देते हैं। कैडमियम सेल, इसको कैडमियम सेल को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो कैडमियम मेटल का कंपाउंड होता है, इसलिए इसको कैडमियम स्टैंडर्ड कैडमियम सेल भी कह देते हैं। अब सबसे पहले इसके हम स्ट्रक्चर, डिवाइस के स्ट्रक्चर क्या है। देखिए इस डिवाइस के स्ट्रक्चर क्या है, ये अगर जो कैपिटल इंग्लिश लेटर है उसमें जो आपका एच होता है, ठीक है, ये कैपिटल एच, तो इसका जो शेप होता है वो इस इंग्लिश के कैपिटल एच की तरह से होता है। ये अब इसमें ये जो आपके दोनों भुजाएं हैं एच की, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक होती है, और ये इंटरलिंक जो पोजीशन है यहीं पर आपके जो है ना वो साल्ट का एक्सचेंज होता है, आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है। अब इसमें क्या है, इसकी जो अपर फेसेस है वो सील्ड होती है। ये ग्लास मेड एक डिवाइस है और इसको हमने सील्ड कर रखा है, राइट। अब इसमें सबसे पहले देखिए जो बॉटम है, बॉटम में यहाँ पर मरकरी, ठीक है, पेस्ट मरकरी का होता है Hg, और इसको एक प्लेटिनम वायर से हम आउटलेट ले लेते हैं, इसका प्लेटिनम वायर, ठीक है। और इस प्लेटिनम मरकरी के ऊपर ही यहाँ पेस्ट होता है, और ये जो पेस्ट है वो मर्क्यूरिक सल्फेट का होता है, HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट का हम गाढ़ा पेस्ट जो है वो ले लेते हैं। अब इसके ऊपर जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन होता है वो ये ध्यान रहे कि जो हमारा ये इंटरलिंक पार्ट है इसके ऊपर तक होना चाहिए, दोनों का लेवल लगभग एक जैसा बना रहे। और यहाँ पर एक स्टैंडर्ड हमारी एक डाइल्यूशन होती है, और वो डाइल्यूशन आपके 8/3, ठीक है, H2O ये डाइल्यूशन का है। ये किसकी डाइल्यूशन है, ये है आपका कैडमियम सल्फेट, कैडमियम सल्फेट का 8/3 डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन, ये इसमें बना रहता है, ठीक है। ये एक भुजा हो गई। इसी तरह से जब दूसरी भुजा होती है उसमें भी हम, ये हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, और ये जो सॉल्यूशन है वो कैडमियम सल्फेट CdSO4 कैडमियम सल्फेट का 8/3 H2O सॉल्यूशन, ठीक है। ये कंपाउंड और उसका पानी का जो जल का है वो मिक्सचर है, रेशियो है। और ये कैडमियम सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 8/3, और यहाँ पर नीचे जो है वो कैडमियम अमलगम होता है, CdHg, इसको बोलते हैं हम कैडमियम अमलगम, राइट। ये कैडमियम अमलगम पेस्ट होता है। यहाँ हमने मरकरी सल्फेट का पेस्ट लिया विद मरकरी, और इसी तरह से इसको प्लेटिनम से आउटलेट बाहर की तरह की वायरिंग ले ली जाती है, ये प्लेटिनम वायर, और ये इनके बीच में जो है वो की काम करता है, और इसी से जो है ना वो आउटर फ्लो सेल के अंदर होगा। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, और साथ में ही जो है इसकी कौन कौन से आपके कंपाउंड्स, उनके डाइल्यूशन क्या होगी, और कैथोड और एनोड का काम। अब हम आते हैं इसके सेल रिएक्शन पर। तो सेल रिएक्शन में जो HgSO4 है ये हमारा कैथोड का काम करता है। ये जो लेफ्ट वाली जो पार्ट है ये कैथोड बन जाएगा, और ये जो हिस्सा है सेकंड पार्ट इसका ये बन जाता है एनोड। तो ये कैथोड और एनोड, राइट। अब इस कैथोड और एनोड पर जो रिएक्शन है वो क्या होगी, आपसे सेल रिएक्शन पूछी जाएगी कि वेस्टर्न सेल की जो है ना वो सेल रिएक्शन लिखी है, कैथोड और एनोड पर होने वाली जो केमिकल रिएक्शन है ना वो। तो कैथोड के ऊपर जो है वो मरकरी सल्फेट अर्थात Hg2SO4, ये मर्क्यूरिक
सल्फेट, मर्क्यूरस सल्फेट है, सॉरी, Hg2SO4। तो Hg2SO4 ये आयनाइज होगा विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और H2O, जिसे हम डाइल्यूट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये डाइल्यूट होगा और ये +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आपको मालूम है कि कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करे जाते हैं। सो द रिडक्शन विल टेक प्लेस। ये हमारा रिडक्शन हो गया। तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये इसका मतलब हो गया सेल में। अब ये जो मरकरी आयन है वो, सॉरी, मर्क्यूरिक सल्फेट है, ये 2Hg+2 एंड प्लस सल्फेट आयन में आयनाइज हो जाएंगे। ये इनका आयनीकरण हो गया M और X की तरह से, आप इसको यूँ समझ सकते हैं, राइट। तो ये एक कैथोडिक पार्ट हो गया। अब हम एनोडिक पार्ट की बात करें तो एनोड पे भी ये रिएक्शन इस तरह से होता है यहाँ, क्योंकि कैडमियम प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। तो एनोड पे क्या होता है कि ये जो Cd है हमारा, क्या कहते हैं, कैडमियम अमलगम। तो कैडमियम अमलगम जो है, वो कैडमियम जो मेटल है वो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, Cd+2 the 2 electron, so here the oxidation will take place, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, एनोड पे कौन सा। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है तो कैथोड पर रिडक्शन होता है। ये हमारी सेल रिएक्शन हो गई, राइट। तो ये एक सेल रिएक्शन जो है वो वेस्टर्न सेल के लिए है। इससे हम जो है ना इसका EMF का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो सेल का जो EMF है वो इस कैडमियम सेल को या इस वेस्टर्न सेल को हमने क्यों सेलेक्ट किया, तो उसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है। यह हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उसको हम किसी हद तक, किसी लिमिट तक हम उससे बच सकते हैं। कारण क्या है कि ये जो सेल है, दोनों सेल का जो विभवांतर है, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू हाफ सेल, तो ये जो विभवांतर है वो क्या है कि उस सेल के EMF के बराबर होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू सेल, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो सेल के बराबर EMF। अब यहाँ पे देखिए एक हमारी एक नई थ्योरी इसमें और वर्क कर रही है, वो क्या है, इसको हम पॉन्ड्रॉफ कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी भी बोलते हैं। वेस्टर्न सेल पर एक अल्टरनेट थ्योरी भी वर्क करती है और वो जो अल्टरनेट थ्योरी है वो कहलाती है पॉन्ड्रॉफ कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी है वो क्या कहती है, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी ये कहती है कि आप जिस सेल का EMF को आप मेजर करने जा रहे हैं वो अननोन सेल है, तो उस अननोन सेल को आप किसी स्टैंडर्ड सेल से जोड़ दीजिए। तो ये हमारा स्टैंडर्ड सेल हो गया, ठीक है। अब हम इसको लिंक किससे कर देंगे, अननोन सेल से, जिसका कि EMF हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ थ्योरी ये बोलती है कि अगर हम उस जो नॉन सेल है उसके EMF को हम इंक्रीज करते जाएं और इतना इंक्रीज कर दें कि अब वो जो हमारा स्टैंडर्ड सेल जो बना है, ये स्टैंडर्ड सेल और जो अननोन सेल है इन दोनों के बीच में जीरो डिफ्लेक्शन डेवलप हो जाए, जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। अर्थात दोनों तरफ का EMF बराबर हो गया। तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो उसकी जो निडल है वो जीरो पर आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अननोन सेल है उसका EMF अब वही होगा जो हमारा स्टैंडर्ड सेल का होता है। तो ये एक तरीका है कि किस तरह से आप वेस्टर्न सेल को स्टैंडर्ड करते हुए किसी अननोन सेल का EMF को आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेस्टर्न सेल्स है। अब एक दूसरा तरीका देखिए
जो दूसरा तरीका है, इसमें आप फिजिक्स में भी इस ऑप्शन जो हमारा सेकंड है उसके बारे में आपको जानकारी है, और लैब में आपने पोटेंशियोमीटर देखा है, ठीक है, ये फिजिक्स लैब में पोटेंशियोमीटर। तो अब हम ईएमएफ बाय द पोटेंशियोमीटर, ये हमारा दूसरा अल्टरनेट हो गया, ईएमएफ बाय पोटेंशियोमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर मेथड कहलाता है, ठीक है। इसमें पोटेंशियोमीटर का यूज होता है, उपयोग होता है, और ये भी हमारा एक वेस्टर्न सेल की तरह से इसकी वर्किंग है लगभग, और ये उसी सिद्धांत पे वर्क करता है जो हमने वेस्टर्न सेल में पढ़ा है। एक सिंपल पोटेंशियोमीटर जो होता है, ये वुड आपका स्टैंड होता है, ये लकड़ी का बना हुआ, और इसके ऊपर जो है ना वो एक ये वायर लगा हुआ होता है, ठीक है। बीच में हमारा ये वायर प्लेटिनम वायर, ये मेटेलिक वायर है, और इस मेटेलिक वायर को अब हम यहाँ से जो है ना वो इसको किसी सोर्स से इसको हम लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस ये। और इसी के ऊपर जो है पोटेंशियोमीटर में यहाँ पे जो है ना वो निशान लगे होते हैं, जैसे ये 10, 20, 30, 40, ये इस तरह से 50, 60, 70 और ये अप टू दी 100 तक होता है, राइट। और इसी के ऊपर एक ग्लाइडिंग की होती है, ठीक है, ये कहलाती है आपकी जो है ना वो ग्लाइड, ये ग्लाइड करती है, तो इसको हम ग्लाइडिंग की बोलेंगे, ठीक है। ये इस वायर के ऊपर रोटेट करेगी, आप लेफ्ट और राइट की ओर इसको रोटेट कर सकते हैं, ग्लाइड कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर में, इसे ग्लाइडिंग की। और इसकी जो लेंथ है वो आप यहाँ पे इस अंकों की, हमारे सेंटीमीटर में है, ये 1 मीटर के लगभग का होता है, इसे आप मेजर कर सकते हैं। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये इसका बी पॉइंट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके इस पॉइंट को हम अब जोड़ देते हैं किससे, एक सेल से, और ये सेल का जो हमारा एनोड और ये कैथोड, ठीक है, ये कैथोड हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो गेन किए जाएंगे, ये एनोड हो गया सेल का, ये हमारा सेल नंबर 1 कहलाएगा, इसको सेल नंबर 1 के नाम से जाना जाएगा। और ये सेल नंबर 1 जो है ये अननोन सेल है, हमें इसी का ईएमएफ पता करना है, ठीक है, ये ईएमएफ इसका मेजर करना है अननोन सेल के लिए। इसी को हम सीरीज में आगे जोड़ देते हैं, और ये हमारा दूसरा सेल, ये कैथोड और एनोड, ठीक है ना। और अब इस सेल को जो है ना वो आप लिंक कर दीजिए इन दोनों सेल को, इन दोनों सेल को लिंक करते हुए ये हमारा स्टैंडर्ड सेल होगा, सेल नंबर 2, ये स्टैंडर्ड सेल, ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेल होगा। और अब इसी सेल को हम इसको जो है वो किससे लिंक कर देंगे, ये हमारे बी पॉइंट से, इसको इससे आप लिंक कर दीजिए। यहाँ पर इन दोनों सेल को एक दूसरे से सेपरेट, तो इसको सेपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं हम, यहाँ से सेपरेट किया जा सकता की से, ये इसकी कंस्ट्रक्शन कहलाएगी, ठीक है। अब इसकी जो फंक्शनिंग है वो देखिए, ये तो हमारा अननोन, और ये स्टैंडर्ड सेल, और ये हमारा सोर्स है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको कि हम लेड सेल भी बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लेड सेल के नाम से या सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। ये बाह्य स्रोत है जहाँ से कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब हमें आगे करना क्या है, देखिए इस स्थिति में ये यहाँ जो है वो इस परिपथ में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, जी गैल्वेनोमीटर पर 2 पॉइंट्स हैं आपके, और यहाँ इस गैल्वेनोमीटर हमारा एक स्टैंडर्ड डिवाइस है, उसी से हम इसका मेजरमेंट करेंगे। तो अननोन सेल जो है वो देखिए इसमें 3 सेल हो गए, एक अननोन सेल, एक स्टैंडर्ड सेल, और तीसरा हमारा ये सोर्स, ये 3 सेल का जंक्शन है, और तीनों सेल को इस अल्टरनेट क्रम में हम पोटेंशियोमीटर से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये इसकी जो है वो पॉइंट हो गया।
अब क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है वो आपको डी, यहाँ पे मान लीजिए इस समय हमारा डी है ग्लाइडिंग पॉइंट पे, और इस ग्लाइडिंग पॉइंट को, सॉरी, ये जो हमारा ग्लाइडिंग पॉइंट है इससे जुड़ेगा, राइट, ये ग्लाइडिंग पॉइंट है, उससे हमें लिंक नहीं करना है, ये ग्लाइडिंग पॉइंट की से इसको लिंक करना है। तो इस पे आप जैसे ही ग्लाइड करेंगे तो ग्लाइड करते समय पहले इस सेल को जोड़ के देखिए और फिर इस सेल को जोड़ के देखिए, दोनों को अलग अलग, और यहाँ पर जो है ना वो डी पॉइंट नोट कीजिए आप इसका, ठीक है, ये हमारा डी पॉइंट हो गया, थोड़ी देर के लिए हम मान लें। इसके बाद में अब आप क्या करें कि लेड सेल तथा स्टैंडर्ड सेल के परिपथ को जोड़ करके और गैल्वेनोमीटर को जीरो डिफ्लेक्शन पे लाइए। हमारा ये जो डिफ्लेक्शन है ना वो जीरो डिफ्लेक्शन होना चाहिए, CTI1। तो ये जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट पर ये सेल वर्क करना चाहिए। अब जब जीरो डिफ्लेक्शन होगा तो आपको मालूम हो गया कि उस समय हमारा जो एक स्टैंडर्ड सेल जो था इसका जो EMF है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, अननोन सेल के हो गया। कब होगा कि ये सब ये जीरो, अब ये जीरो पे कब आएगा, तो इसमें आपको ग्लाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए इसको हमने ग्लाइड करते करते हम यहाँ पे D डैश पे पहुंच गए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर के अंदर आप इसको मेजर कर लेते हैं। तो मूविंग की को हम मीटर स्केल पर D से D डैश तक ले जाते हैं, और ये जो D डैश है ये अब हमारा कहेंगे कि इसका जो EMF है या जो फॉर्मूला वो वर्क करेगा कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ अर्थात AD। तो A और D के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी, और A और D डैश के बीच की डिस्टेंस कितनी, और दोनों के बीच का जो स्टैंडर्ड है वो आप इसमें पता कर लीजिए। तो सेल का जो EMF है ये दो तरह से निकालना है, एक तो सेकंड कंडीशन में क्या जाएगा ये AD डैश, राइट। तो अब हम कहेंगे कि हमारा EMF अननोन, ये अननोन है, और नीचे आपका EMF ये नोन है, मतलब स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया AD डैश अपॉन AD। तो दोनों डिफ्लेक्शन के समय A से D की डिस्टेंस क्या थी और A से D डिस्टेंस क्या थी, और दोनों का जो है आप उसका रेशियो निकाल लीजिए। और ये रेशियो जो आप देखिए गैल्वेनोमीटर जब ऋणात्मक तब होगा जब EMF धनात्मक हो, गैल्वेनोमीटर जो हमारा ये नेगेटिव कब होगा, जब EMF पॉजिटिव हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरह से इसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजरमेंट ऑफ द सेल बाय द पोटेंशियोमीटर। और जब सेल रिएक्शन इसकी जब गैल्वेनिक सेल की बात आती है, कैडमियम सेल की बात आती है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जा रहा है। ये हमारा एक एग्जांपल है कि Zn सॉलिड, ठीक है, Zn+2 ये आयंस हो गए, और ये Cd+2 और ये Cd सॉलिड। तो ये स्टैंडर्ड कैडमियम सेल हो गया, ये हमारा अननोन सेल जो जिंक से इसको कोरिलेट किया था। ये सेल रिएक्शन 299 पर EMF जो है इसका +0.35 होता है, ठीक है, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजरमेंट हो गया। तो इस तरह से हम सेल का मेजरमेंट बाय द पोटेंशियोमीटर और एक हमारे वेस्टर्न सेल मीटर से कर लेते हैं।